और इस बीच एक अहम खबर, दिल्ली के आजादपुर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। आग इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी है, जिसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। आग लगने की वजह का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन आग आसपास की दुकानों में फैलती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इमारत की ऊपरी मंजिल में ये आग लगी है। वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन जानकारी ये कि आसपास जो दुकानें हैं वहां पर भी ये आग फैलती हुई दिख रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर लगी है ये भीषण आग। तो दमकल की कई गाड़ियों को बुलाया गया है ताकि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। अभी तक कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ऊपरी मंजिल है इमारत की जिसमें ये भीषण आग लगी है। तो आप देख सकते हैं भीषण आग, और आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से जलकर खाक भी हो चुका है। आसपास की जो दुकानें हैं वहां तक भी आग अब फैलती हुई दिख रही है। वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण है। आग की लपटों को देखकर और धुएं के गुब्बार को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भीषण आग है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आसपास की दुकानें हैं वहां पर भी आग फैलने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि आसपास की दुकानों तक भी आग पहुंचनी शुरू हो चुकी है। यानी आसपास की जो दुकानें हैं वो भी आग की चपेट में आ सकती है अगर जल्द इस आग को काबू नहीं किया गया। बहरहाल दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। दमकल की गाड़ियां जल्द से जल्द इस आग पर काबू कर लें, यह प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आसपास दुकानें भी हैं और वहां तक भी ये आग तांडव मचा सकती है। इस वक्त का मुद्दा गर्म है, वो ये कि केरल में गर्भवती हथनी की मौत हो गई। ये मुद्दा अब इसलिए ज्यादा गर्म हो गया है क्योंकि हथनी की मौत पर सियासी बवाल मच गया है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, पक्ष से विपक्ष तक इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी ने तो हथनी की मौत का मुद्दा उठाते हुए केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया और कहा कि जो नेता अपने संसदीय क्षेत्र के इंसानों की परवाह नहीं करता वो जानवरों की फिक्र क्या करेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल के संसदीय क्षेत्र में गर्भवती हथनी की मौत हुई है, लेकिन राहुल अब तक इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। हथनी की दर्दनाक मौत पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है और उसने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि हथनी की मौत राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में हुई, लेकिन फिर भी वो चुप हैं। स्मृति, एक सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि एक हाथी की दर्दनाक मौत हुई है और खामोश है सारे लोग कांग्रेस के, जो लगातार वायनाड और केरल की बात करते रहते हैं। कांग्रेस से क्या वाकई में एक बहुत ही मासूम जानवर की हत्या के बारे में किसी भी स्टेटमेंट की अपेक्षा करते हैं अमिताभ जी? जिस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंसान की चिंता नहीं की, वो जानवर की चिंता करेगा। लेकिन स्मृति, एक चीज और आती है, गणेश हमारे में पूजा जाता है गणेश को। हाथी हमारे लिए एक पूजनीय रहा है हमेशा से, हाथी की हम लोग पूजा करते हैं। हमारे मंदिरों में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, विशेषतः दक्षिण भारत में हमारे लिए आराध्य की प्रतिमूर्ति है, और कैसे उस आराध्य की प्रतिमूर्ति को इस प्रकार से एक जघन्य अपराध के माध्यम से हत्या की जाती है, वो भी जिसके पेट में जीवन पल रहा हो। ये इस क्रूरता को मैं किस दृष्टिकोण से देखूं, शब्द कम पड़ते हैं। राहुल कौन सा व्यक्ति है जो इस प्रकार से एक मासूम जानवर को मारेगा, ये मेरी सोच के परे है। राहुल गांधी वहाँ से स्थानीय सांसद है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं वहाँ पे, क्यों नहीं कह रहे हैं वहाँ? आप राहुल गांधी से, अमिताभ जी, आप एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतने वर्षों से आपने राष्ट्र की राजनीति को रिपोर्ट किया है। आप वाकई में क्या राहुल गांधी से इस जिम्मेदारी की अपेक्षा कर सकते हैं? चलिए, अगर आप भी इसका जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम अपने दर्शक के बारे में तो सोचिए, जो ये जानता है कि राहुल गांधी से इस प्रकार की मानवीय अपेक्षा करना गलत है। लेकिन ये भी सत्य है
कि अब जब ये राष्ट्र भर में एक आक्रोश का विषय बन गया है, कोई ना कोई ट्वीट या कोई ना कोई मैसेज राहुल गांधी के माध्यम से निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि आपने अब ये सवाल खड़ा किया, उनका एक इतिहास रहा है कि जब जब आक्रोश बढ़ता है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के संदर्भ में, तभी वो बाहर आकर अपनी जिम्मेदारी का सो कॉल्ड जबरन निर्वाह करते हैं। तो हथनी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? स्मृति ईरानी हालांकि कह रही कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ सुदेश वर्मा फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपके पास, सुना आपने स्मृति ईरानी ने क्या कहा? कहा कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी बात हो गई, वो अब तक खामोश हैं। गायत्री जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या एक लापता सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने कही हैं, और उन सांसद ने जिनको कि अमेठी की जनता के दुख दर्द की परवाह नहीं है। देखिए, हथनी की गर्भस्थ हथनी की मौत हुई है, अत्यंत दुखद है और अत्यंत घृणास्पद है, और जो लोग भी इसके लिए दोषी हो उनको फांसी की सजा। मैं पूछिए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? इस पर कुछ बोलते, क्योंकि आप देखिए सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भी इस पूरे मामले की निंदा की जा रही है। इतनी विभत्स घटना, दिल को दहला देने वाली घटना, क्योंकि जान जान है, वो चाहे जानवर की हो या फिर इंसान की हो। बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पर जान जान है, हाथी की जान हो या जानवर इंसान की जान हो, बिल्कुल पूरी तरीके से है। और पूरी कांग्रेस नीचे से लेके ऊपर तक, गायत्री, अगर आप कल सोशल मीडिया को देखें, अगर सोशल मीडिया कोई बेंचमार्क मानती है, तो पूरी कांग्रेस ने केरल से लेकर के और कश्मीर तक इसकी घटना की पूरे कठोरतम शब्दों में निंदा की है। राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, न ही राहुल गांधी जी केरल के चीफ मिनिस्टर है। स्मृति ईरानी जी को ये याद रखना होगा, या तो वो मानसिक भ्रम में आ गई है, या वो अपने लापता हुए पोस्टर जो लगे हैं अमेठी में, उससे कहीं मति भ्रम में आ गई है। उनको लग रहा है कि वो विपक्ष में है और राहुल गांधी जी सत्ता पक्ष में है। निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो अब तक ये हत्यारे भी पकड़े जा चुके होते और ये न्यायालय के सम्मुख किए जा चुके होते। हम तो आपसे बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो, और जिस तरीके से भी कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई जो है इस घटनाक्रम पर होनी चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी जी को यह जरूर बताना चाहिए कि क्या स्मृति ईरानी जी अमेठी की जनता की सुध लेंगी? अमेठी की जनता ने जो उनको लापता पोस्टर लगाए हैं, क्या उसके बारे में कुछ बात करेंगी? क्या स्मृति ईरानी जी मानवों की चिंता भी करेंगी? क्या स्मृति ईरानी जी इस तरीके की कोई माफी मांगेगी अमेठी की जनता से, जिस जनता ने उनको चुना था? वो लूडो खेल रही हैं स्मृति ईरानी जी, लूडो खेलती हुई स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं हमको सबको शिक्षा तो दे रही है, लेकिन वो शिक्षा ले नहीं रही। जी सुरेंद्र जी, आएंगे आपके पास। अब इधर गर्भवती हथनी की मौत पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी राहुल गांधी को घेरा। जरा सुनिए क्या कहा। Can you imagine your mouth being exploded by a bomb, and that too if there's a child in your stomach? The point is that the forest secretary should be removed. The minister, if he had any sense, should give his resignation in. He is from that area. Why has he not? Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? तो मेनका गांधी भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन सुदेश वर्मा जी, मेरा सवाल ये, जिस तरीके से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही कुछ ना बोले, लेकिन पूरी जो कांग्रेस है वो तो इस पूरे मामले की निंदा कर ही रही है, फिर सवाल राहुल गांधी पर क्यों? गायत्री जी, आपने बहुत कोशिश किया कि मुद्दे पर हम रहें, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने अनायास से की मतलब बिना मतलब का स्मृति ईरानी जी पर अटैक किया है। स्मृति ईरानी जी क्या है क्या नहीं, वो तो अमेठी की जनता जानती है और उनको अपने सर आंखों पर रखा है। जो विकास हुआ है वो उनके रेजीम में हुआ है, तो राहुल गांधी जी को भागना नहीं पड़ता। वो वायनाड आपको पता ही है। और जहाँ तक ये इंसिडेंट की बात है, हृदय विदारक घटना, पूरा देश शोकमग्न है यार। इतना दुख कभी नहीं पहुंचा हुआ किसी को। ये जो इमेजेस हैं, ये इसलिए नहीं कि हमारे हिंदू सिंबल्स, इसलिए कि कोई भी जानवर हो, हाथी तो मनुष्य के सबसे नजदीक है, उसके पास एक सेंस भी होता है। इस तरह की घटना किसने किया हो, क्या उसकी मानसिकता होगी, कितनी विकृत मानसिकता होगी, आप सोचिए। और ये भी सोचिए अगर कि ये एक रिलीजियस सिंबल भी है तो कितना दुख पहुंचता है। मतलब इसीलिए सुदेश जी, ये अमानवीय कृत्य है, ये अमानवीय कृत्य है, लेकिन इस पर राजनीति क्यों? गायत्री जी, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आप राजनीति में हैं और आप अपने कन्वीनियंस के मुताबिक नहीं चल सकते। आपको जब पूरा देश शोकमग्न है तो आप ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। प्रस्तुत करने चाहिए।
अच्छी बात सुदेश वर्मा जी ने कही कि जब राजनीति अपनी इच्छा से नहीं चल सकती है तो मैं मांग करता हूं और सुदेश वर्मा जी से जरूर पूछता हूं क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर क्या प्रधानमंत्री जी दुखी नहीं है? क्या होम मिनिस्टर दुखी नहीं है? क्या जेपी नड्डा दुखी नहीं है? राजनाथ सिंह दुखी नहीं है? इनका तो किसी का ट्वीट सुदेश वर्मा को दिखाई नहीं दिया। इन पर तो सुदेश वर्मा के मुंह में दही जम गई। इस पर तो हमारे ईरानी का कोई तो ट्वीट नहीं दिखाई दिया। इस पर तो मेनका गांधी का ट्वीट कहीं नहीं दिखाई दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक आज की डेट में राहुल गांधी से तो प्रश्न पूछ रही है, लेकिन सुदेश वर्मा जैसे सुधी आदमी जो विदेश मामलों के भी अच्छे जानकार हैं, वो नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इवांका को अगर जुकाम हो जाता है, इवांका ट्रंप को, तो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ जाता है। इवांका ट्रंप के जुकाम पर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है केरल में, उस पर नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है। मजदूरों की पैरों के छालों पर नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है। लापता सांसद स्मृति ईरानी जो अमेठी में है, उन पर उनका नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है। और गर्भस्थ हथनी की दर्दनाक मौत पर नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है और सुदेश वर्मा जी के पास कोई सवाल नहीं। सुदेश जी, सुदेश जी, इसलिए पूछा जा रहा है कि वहाँ के हैं, वहाँ के नहीं होते तो प्रश्न शायद नहीं पूछा जाता उनसे। और हमारे तरफ से ऑफिशियली भी उसका कंडेमनेशन आ गया। जब स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, मेनका गांधी जी बोल रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी बोल रही है। लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ गायब हो गए? आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा, आप चुप है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब स्मृति ईरानी से पूछा गया तब वो बोली, मेनका गांधी से जब पूछा गया तब वो बोली। उनकी तरफ से इस मामले पर खुद इनिशिएटिव लेकर के क्यों नहीं इस पर अपनी बात रखी गई? देखिए, हम लोग सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न राहुल गांधी जी का इसलिए उठ रहा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ध्यान ही नहीं देते। क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जाते हैं, जो उनको जिता दे, वहाँ पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स उनके लिए कमिटमेंट नहीं है। और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो तो वहाँ के सांसद के लिए बहुत बड़ी घटना हो गई है, छोटी मोटी घटना नहीं है। अब उसमें आप बोलिए कि सुदेश वर्मा ने क्यों कंडेम नहीं किया, बीजेपी के सब लोगों ने क्यों कंडेम नहीं किया। अगर हम लोग ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जब बोल रहे हैं तो ये पार्टी का स्टैंड है। वही तो वो भी बोल रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आएंगे इस बीच। जी सुरेंद्र जी, आप बोलिएगा। इस बीच बता दें कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है। उन्होंने केरल में इस घटना की पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। This kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. सुरेंद्र जी, देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी के इस कथन का पूर्ण समर्थन। प्रकाश जावड़ेकर जी ने बिल्कुल जिम्मेवारी पूर्ण बात कही। मैं सुदेश वर्मा जी को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री प्रवासी सांसद हैं, क्या नाम, बनारस के, और बनारस में भूख से लोग मरे हैं और भूख से उन्होंने ताली थाली और घंटी बजाई है। ये बाकायदा ट्वीट मैंने भी और मेरे से ये कौन सा हो गया, ट्वीट किया। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? बात तो बनारस में भूख से मरते हुए लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास बात उस गर्भवती हथनी के लिए हो रही है। बात उसके लिए नहीं हो रही है, माइग्रेंट वर्कर जिसको आपने पलायन पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री जी मुद्दे पर रहिए। ट्वीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जॉनसन पर ट्वीट करेंगे, केरल पर। आप अगर हथनी के दर्द को नहीं समझ सकते हैं तो आप इंसान के लायक नहीं है कहलाने लायक, समझे कि नहीं? इस दर्द पर बात करिए। और हम लोग सोल्यूशन देते हैं, हम लोग प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। हम सोल्यूशन देने के लिए आए हैं। आप सोल्यूशन दे पाते तो हम नहीं आते। हम आए हैं सोल्यूशन देने के लिए, सोल्यूशन देंगे। आपकी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं। इंसान के लायक नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अरे आप नहीं है इंसान कहलाने लायक। एक गर्भवती हथनी का दर्द आपको समझ में नहीं आता है और इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। शर्म करनी चाहिए। आप देख लीजिए सोशल मीडिया, आपको समझ में आ जाएगा देश क्या बोल रहा है। सोशल मीडिया में आप हैं ना, देख लीजिए, पता लग जाएगा देश क्या बोल रहा है। अच्छा सुरेंद्र जी, और आप क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अगर ये घटना, जिस तरीके से ये घटना राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र की, क्योंकि अगर किसी इलाके का जो सांसद होता है उसकी जिम्मेदारी उस इलाके से जुड़े काम को लेकर, मामलों को लेकर ज्यादा बढ़ जाती है बाकियों की तुलना में।
आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अगर ये ट्वीट करते, क्योंकि देश भर में इस पूरे मामले को लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की जा रही हैं, निंदा की जा रही है इस कृत्य को लेकर, तो क्या कुछ बात राहुल गांधी की तरफ से भी आती इस मामले पर? देखिए, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक चीज है, नीचे से लेकर एक कार्यकर्ता से लेकर करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पर ट्वीट किए हैं। गायत्री, आपने भी देखा होगा, मैंने भी किया है। कांग्रेस वायनाड की सांसद भी नहीं है ना सुरेंद्र जी? पहले मेरी बात देखिए, एक चीज है, सबसे बड़ी चीज है, सुदेश जी को आप बोलने के लिए अनइंटरप्टेड समय दे रही हैं। मुझे नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे। मत लगाइए, ऐसा आरोप मत लगाइए सर। सुरेंद्र जी, मैं आरोप आप पर नहीं लगा रहा। आप शूटिंग में मैसेंजर करते हैं आप लोग, शूटिंग में मैसेंजर। आप बड़ी सभ्य और ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और उन चंद एंकरों में से हैं जो पत्रकार हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपके ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस ने और कांग्रेस नहीं पूरे देश ने, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लाखों शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे देश ने हाथी के इस दर्दनाक मृत्यु पर जिस तरीके से शोक जाहिर किया, जिस तरीके से उन नर पिशाचों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई। ठीक है सुरेंद्र जी, मेनका गांधी क्या कह रही है एक बार सुन लेते हैं। गर्भवती हत्नी की मौत पर बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने भी नाराजगी जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। No, it's not an incident, it's a murder. They should sack the chief wildlife warden. They should now arrest everybody in Malappuram who they suspect. सुरेंद्र जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से मेनका गांधी की, जो मेनका गांधी ने अभी कहा है तुरंत कि सब लोगों को, जो भी सस्पेक्ट हैं, उनको आप कानून के सम्मुख प्रस्तुत कीजिए और जितने लोग जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कीजिए और एक सीबीआई की जांच हो, ताकि कठोरता से ये नर पिशाच है, ये इंसान कहलाने लायक लोग नहीं है, इन नर पिशाचों को पूरी भरी उसमें कानून सम्मुख प्रस्तुत करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको जो कड़ी से कड़ी यानी फांसी तक भी अगर सजा हो तो वो होनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन इस बात को लेकर के क्या नाम, जब कुछ नहीं होता, असल बात हुआ क्या, स्मृति ईरानी जी पकड़ी गई लापता होने के कारण। ठीक है सुरेंद्र जी, पिछले 3-4 दिन किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर देश की जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले को उठाया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इनमें विराट कोहली भी आते हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया, जॉन इब्राहिम जो कि अभिनेता हैं उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया और सोशल प्लेटफॉर्म पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और जो मांग कर रहे थे उनमें बड़ी हस्तियों में रतन टाटा भी शामिल थे, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। हर कोई इस पूरे अमानवीय कृत्य की भत्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है कि आखिर कहां वो मानवीय संवेदनाएं उस वक्त चली गई थी जब एक गर्भवती हथनी जिसे विस्फोटक खिला दिया गया था और कई दिन दर्द से तड़पने के बाद हथनी की मौत हो गई। तो हथनी की इस मौत पर सियासी बवाल क्यों मचा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइए अब मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं जहां पर निसर्ग तूफान के असर से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। खेरवाड़ी इलाके में सड़क पर पानी भर गया है जिसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बसें भी पानी में कुछ फीट तक डूबकर चल रही हैं जबकि गाड़ियों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भरने की वजह से जैम भी लग गया जबकि एक इलाके में कुछ लोग एक गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाते दिखाई दिए। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान का असर अब भी दिखाई दे रहा है। बांद्रा में तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियों को आने जाने में परेशानी पेश आ रही है। बारिश की वजह से लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं जिससे हादसे का खतरा कम हो सके। तो ये तस्वीरें आपके सामने, कई इलाकों में तेज बारिश, मुंबई के कई इलाके पानी से लबालब नजर आ रहे हैं और इस सब के बीच देखिए किस तरीके से जो वाहन हैं उन्हें होकर गुजरना पड़ रहा है। बसों की लाइट जली हुई है, वो इसलिए ताकि हादसे से बचा जा सके। निसर्ग तूफान का असर मुंबई पर, असर ये कि लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है और मुंबई की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। सबके बीच कई सड़कें पानी से भरी हुई दिखाई दी।
साइक्लोन निसर्ग का खतरा तो मुंबई से पूरी तरह से टल गया है, लेकिन उसका असर अभी भी महाराष्ट्र के कई जगहों पर देखा जा सकता है। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े और साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई में जो बारिश है वो अभी भी लगातार हो रही है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और आप देख सकते हैं कि सुबह होने के बावजूद भी जो गाड़ियाँ रोड पे जो चल रही हैं, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, सभी अपनी हेडलाइट चला कर चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। बड़ा हादसा ना हो इसलिए जो गाड़ियाँ हाईवे पे चल रही हैं वो धीरे चल रही हैं और साथ ही साथ जितने भी टेल लाइट या फिर पार्किंग लाइट है वो जलाकर सभी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये जो गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं उन्हें लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। और जो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ये जो हालात हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों पर रहेंगे और यहाँ तक हम रत्नागिरी, कोंकण इलाके और पालघर थाने की बात करें, वहाँ पर भी सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और बताया जा रहा है कि ये जो बारिश है वो पिछले 48 घंटों तक रहेगी। चलिए, मुंबई का रुख हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जहां पर आप खड़े वहां तो पानी दिखाई दे रहा है और कौन कौन से इलाके हैं जो पानी से लबालब हैं? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में तेज बारिश हो रही है, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये प्री मानसून बारिश नहीं है, ये साइक्लोन निसर्ग का इफेक्ट है और इसी इफेक्ट की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। इस समय है मुंबई के परेल इलाके में है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी सड़कों पर लबालब भर चुका है और इसी वजह से जो बड़े बड़े ट्रक हैं उन्हीं को यहाँ पे परमिशन दी जा रही है। कोई छोटी गाड़ियाँ आएंगी तो इस पानी में फंस सकती हैं। ये जो नज़ारा है वो मुंबई के परेल इलाके का है और साथ ही साथ ऐसे ही कुछ नज़ारे मुंबई के साइन इलाके और जो हिंदमाता इलाके हैं वहाँ पर भी हैं, यानी कि मुंबई के जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर पानी पूरी तरह से भर चुका है। तो आप गायत्री समझ सकती हैं, जो बीएमसी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि साइक्लोन निसर्ग को लेकर उनकी पूरी तैयारी है, कहीं पर भी पानी जल भराव नहीं होगा। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मुंबई में जो साइक्लोन की वजह से जो बारिश हुई है वो महज कुछ घंटों की बारिश हुई थी और जमीनी हकीकत देखिए, पूरी की पूरी जो बीएमसी के पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि प्री मानसून और मानसून नहीं है। अब आप अंदाजे लगाइए, जब मुंबई में मानसून शुरू होगा, जो डेट बताई जा रही है कि 10 जून से मुंबई में मानसून शुरू होगा, उसके बाद मुंबई की हालत क्या होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। गायत्री, यानी एक हफ्ते बाद से मानसून शुरू होगा और उससे पहले एक हफ्ते पहले की तस्वीर, क्योंकि अब तक तो बीएमसी की तैयारियां हो जानी चाहिए थी। और देखिए, जब तूफान का असर देखने को मिल रहा है, बारिश हुई है वो भी कुछ ही घंटों की बारिश में, किस तरीके से मुंबई की सड़कें पानी से भरी हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, इस बस के जो टायर है वो पूरी तरीके से पानी में ढके हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान का असर अब भी दिखाई दे रहा है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर जारी है भारी बारिश। निसर्ग तूफान के इम्पैक्ट के तौर पर मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। मुंबई में भी रात से बारिश हो रही है, उसके कारण कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। खेरवाड़ी जंक्शन के पास की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पानी जमा हो गया है, जिसके कारण गाड़ियां स्लो चल रही हैं और ये पूरा ट्रैफिक आगे तक लग गया है। गाड़ियां पानी के भीतर से जा रही हैं। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्से का है, जहां पर जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरने जैसी तस्वीर सामने आई है। रात से ही कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है, इसके कारण हर जगह पर इस तरीके की जलजमाव जैसी स्थिति है। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में अलग अलग हिस्सों में इस तूफान के बाद बारिश का सिलसिला शुरू है। कैमरामैन आज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। निसर्ग तूफान के तट से टकराने के बाद इसका जो असर है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी दिख रहा है। कई घंटों से वहां लगातार बारिश हो रही है और तेज हवा भी चल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में जोरदार बारिश की आशंका जाहिर की है। इस बीच लगातार बारिश की वजह से लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। निसर्ग तूफान का आंशिक असर मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही शाहजहांपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल शाम से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जो कि रात भर चलता रहा। अभी भी बारिश लगातार जारी है और बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में रात भर बिजली ठप रही, जिससे लोग परेशान रहे। हालांकि मौसम में काफी ठंडक छा गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि शाजापुर जिला जो है, जो कि ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, वहाँ पर शाजापुर और शुजालपुर और कालापीपल के कुछ क्षेत्रों में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अभी बारिश काफ़ी कम है, लेकिन हवाओं की गति काफ़ी है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान जताया है। तो निसर्ग के असर जो है वो शाजापुर में भी देखने को मिल रहा है और आज उम्मीद की जा रही है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के आजादपुर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी है, जिसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह का तो पता नहीं चल सका, लेकिन आग आसपास की दुकानों में भी फैलती दिखी। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था, यानी ये राहत बड़ी बात रही कि जब ये आग लगी तो उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास की दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। बहरहाल राहत की बात ये कि इस आग को बुझा लिया गया है। इमारत की ऊपरी मंजिल पर लगी थी भीषण आग। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी देर के प्रयास के बाद इस आग को काबू किया गया? जी, करीबन 11:06 पर कॉल गई थी फायर ब्रिगेड को, जिसके बाद से 10 गाड़ियां जो हैं फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची थी और करीबन घंटा भर लगा। इसके बाद इस आग को बुझा लिया गया। हालांकि ऊपरी मंजिल पर ही आग लगी थी, नीचे तक फैली नहीं थी। और इस दौरान गनीमत ये रही कि पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस छानबीन करी कि आखिर आग लगी कैसे और इसके पीछे कारण क्या थे। नुकसान कितना हुआ दीपक? देखिए, किसी जान का नुकसान तो नहीं है, लेकिन माल का कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में फिलहाल जांच चल रही है और कोशिश की जा रही है कि तमाम जो चीजें हैं और उनको समय रहते निकाल दिया जाए। लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का काफी दिनों से बंद था और ऊपरी मंजिल पर ही रखा है, वहाँ पर सामान भी काफी ज्यादा रखा हुआ था। जी, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी थी। हालांकि दमकल की 10 गाड़ियों ने इस आग को काबू कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लग गई और दावा किया जा रहा है कि बसों को किसी बदमाश ने आग लगाई, जिसके बाद एक के बाद एक कई बसों ने आग पकड़नी शुरू कर दी। कई बसों में आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार भी उठता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कई बसें वहां पर खड़ी हुई थी और बसों को चलाया नहीं जा रहा था। सूचना मिलने पर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो 7 बसें जो कि स्टैंड पर खड़ी हुई थी, अचानक से एक के बाद एक बस जलती हुई दिखाई दी। 7 बसों में लगी आग, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद इस आग को काबू कर लिया गया। टैंक फूट रहा है, चलो यहाँ से। और अब बात कोरोना वायरस की। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात लगातार महाराष्ट्र में बने हुए हैं, जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की जो तादाद है यहाँ 74,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली बना हुआ है, जहां 23,645 मरीज हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,100 से ज्यादा हो चुका है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9,652 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 18,51,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 5,84,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,31,000 के पार है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,81,000 से भी ज्यादा। और 5वें नंबर पर आता है नाम स्पेन का, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,40,326 है। चीन के साथ महीने भर से चल रही तनातनी के बीच भारतीय रणनीति का असर देखने को मिला है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। वहीं कई और इलाकों में पिछले 3 से 4 दिन से चीनी सैनिकों की कोई बड़ी गतिविधि भी देखने को नहीं मिली है।
दोनों देशों के बीच 6 जून को होने वाली अहम बातचीत से पहले एलएसी के पास चीन के सैनिकों के पीछे हटने से तनाव कम होने की बात सामने आ रही है। शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच मई के पहले सप्ताह से बातचीत का दौर जारी है। क्या आप चीन पर भरोसा करते हैं? क्या चीन के साथ सरहद पर तनाव के बीच आप मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार करेंगे? आपकी पसंद कौन सा चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर शी जिनपिंग? चीन की दुनिया में कितनी हैसियत और धमक है? न्यूज 18 एक ऑनलाइन पोल शुरू कर रहा है। 13 भाषाओं में शुरू हुए इस पोल से जुड़कर आप भी चीन के बारे में अपनी राय बताएं। लॉग इन करें news18.com/हिंदी पोल पर और कुछ और सवालों के जवाब दें। यह पोल बताएगा कि भारत के लोग अपने पड़ोसी चीन को दोस्त मानते हैं या दुश्मन। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के मेरठ मेडिकल कॉलेज दौरे का विवाद लगातार बढ़ रहा है और लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है। कर्मचारियों ने दफ्तर को सैनिटाइज करने और मंत्री के टेस्ट की मांग की है। कर्मचारियों के मुताबिक मेरठ मेडिकल कॉलेज के दौरे के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री उनके दफ्तर पहुंचे थे। दरअसल सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मेरठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था और इस दौरान जिन मरीजों से वो इमरजेंसी वार्ड में मिले थे उनमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुलाकात के समय यूपी के मंत्री ना तो पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिए और ना ही उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। मंत्री जी मेडिकल कॉलेज मेरठ दौरे पे गए थे और जिस वार्ड का उन्होंने जो है निरीक्षण किया था उस वार्ड में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे और सीएमओ मेरठ ने भी जो है इस बात का जिक्र किया कि मंत्री जी के साथ कई लोग थे और माननीय मंत्री जी जो है चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण महानिदेशालय में भी रात में उपस्थित हुए थे। तो हम कर्मचारियों को डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम कर्मचारी भी जो है कोरोना से ग्रसित हो जाएं। और हम लोग चाहते हैं कि जो है सारी व्यवस्था की जाए, जो नियमानुसार गाइडलाइन के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाए। सारे के सारे जितने भी ड्यू प्रिकॉशंस, पीपीई किट पहना था उन्होंने, मास्क लगाया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उन्होंने जो है जो भी वहाँ पे लोग भर्ती थे और उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे जो है बातचीत की है। तो मेरी नज़र में उन्होंने कोई भी बिना प्रिकॉशन के काम नहीं किया है। उनको संक्रमण का ऐसे कोई खतरा समझ में नहीं आता है। सारे कमरों को, सारे फर्नीचर को, हर चीज़ को पूरा सैनिटाइज कराया है और यहाँ पे जब एंट्री होती है तो थर्मल स्कैनिंग है और सैनिटाइजर रखा हुआ है और ऑन डिमांड मास्क की कोई दिक्कत नहीं है। सबको हमने मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं।